हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे फंक्शनिंग ऑफ बैंक्स के बारे में। इसमें हमने लास्ट क्लास में डिपॉजिट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे लोन्स एंड मॉर्गेज के बारे में। भाई, किस तरह से बैंक हमको लोन दे सकता है, या फिर अगर आप मॉर्गेज रखना चाहते हैं तो बैंक आपके सामने कितने तरह की पेशकश कर सकता है। यही सारी चीजें हम आज के क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। तो 5 तरह के लोन होते हैं, एक एक करके देखते हैं। आइए, सबसे पहले तो आया हमारा सिक्योर्ड लोन। अब ये सिक्योर लोन्स क्या होता है? भाई, आप जाएंगे बैंक के पास, आप कहेंगे हमें जो है लोन दे दो। बैंक आपसे कहेगा किस काम के लिए लोन चाहिए। आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो आप बैंक से? हमें गाड़ी खरीदनी है, माइट बी। या आप कह सकते हो हमें कोई बिजनेस करना है। या आप कह सकते हो हमें पर्सनल लोन लेना है। बहुत से रीजंस होते हैं। या फिर आप कह सकते हो हम कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। या आप कुछ भी रीजन नहीं दोगे बैंक को, बैंक आपसे नहीं पूछेगा, कोई बात नहीं। बट बैंक आपसे एक सवाल जरूर पूछेगा, कोलेट्रल के बारे में। क्या कोलेट्रल आप रखना चाहते हैं, यानी कि क्या चीज गिरवी रखने के लिए आप तैयार हैं? अपनी क्या एसेट है आपके पास, ऐसा क्या सामान है जो बैंक जो है आपका रख सके अपने पास और समय आने पर उसको बेच भी सके अगर आप पैसा नहीं चुकाते हैं तो? सब कुछ इसी चीज पर निर्भर है कि आप क्या और कितना गिरवी रख पा रहे हैं। अब लीजिए, कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं आपने कहा कि भाई मेरे पास तो अपना एक मकान है, आप उसको गिरवी रख लो। ठीक है। अब आपने कहा कि भाई मेरे को तो चाहिए 10 लाख का लोन, किसी भी काम के लिए चाहिए हो। बैंक को कोई भी इतना फर्क नहीं पड़ता, आपको पर्सनल लोन चाहिए, प्रॉपर्टी लोन चाहिए, जो मर्जी आप लोन ले लो, उसे तो कोलेटरल से मतलब है। कोई बात नहीं। आपकी अब प्रॉपर्टी की वैल्यू एसेस की गई, वो वैल्यू निकलती है 12 लाख की। अब बैंक ने कहा कि मैं आपको 12 लाख रुपए की प्रॉपर्टी पे 12 लाख नहीं दे सकता। अब क्योंकि जब मुझे बेचनी पड़ेगी तो मैं ऑक्शन के जरिए क्या मालूम कितने में बिकेगी, तो मैं आपको मात्र 8 लाख रुपए पर ही 8 लाख रुपए तक का ही लोन दे सकता हूं आपकी प्रॉपर्टी के बेस पर। देखते रहिए दोस्तों, 12 लाख की वैल्यू है बट कोलेटरल सिर्फ 8 ही लाख का माना जाएगा, क्योंकि जब 12 लाख की प्रॉपर्टी एकदम से बिकने चलेगी तो बैंक को नहीं पता वो 8 लाख में बिकेगी, 10 लाख में बिकेगी, कितने में बिकेगी। चलिए, तो अब आपके पास क्या रास्ता है कि 12 लाख की प्रॉपर्टी आपने कह दिया डन। आप जो है 8 लाख का लोन लेने के लिए तैयार हैं, बाकी 2 लाख का क्या होगा हम आपको बाद में बताएंगे। तो 8 लाख का लोन आपको सिक्योर लोन मिल गया। ठीक है, ये हमारा सिक्योर लोन हो गया। अब इसमें कुछ और बातें भी देखिए। अब बैंक कहेगा कि कल को जो है इस प्रॉपर्टी पे आग लग गई तो कौन जिम्मेदार होगा, या फिर जो आप भाग गए तो कौन जिम्मेदार होगा। इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस चाहिए हमको। चलिए, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी आप देंगे, कैसे देंगे? बैंक कराएगा प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, आप नहीं कराएंगे। जो टोटल अमाउंट है, लोन अमाउंट या 8 लाख का, इसका तकरीबन 1 से 2% जो है खर्चा यहाँ भी हो जाएगा। कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में यहाँ थोड़ा बहुत पैसा गया, उसके अलावा तकरीबन 1% खर्चा प्रोसीजर में हो जाएगा। जो बैंक का कर्मचारी है वो जाएगा, आपका जो है सारा चेक करेगा प्रॉपर्टी है कि नहीं है, प्रॉपर्टी के कागज हैं कि नहीं है, या कुछ भी आप एसेट रख रहे हैं। प्रॉपर्टी तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, आपका कोई गोल्ड है या कुछ भी और एसेट है, वो सारे चेक होगा। उसके बाद कहा जाएगा ठीक है, आपके जो कागजात हैं वो सही है या आपका एसेट बिल्कुल सही है, अब आप लोन ले सकते हैं हम पे 8 लाख पे। अब एक और सवाल आता है, ये गिरवी रखना जरूरी है क्या? कुछ कोई प्रॉपर्टी क्या क्या गिरवी रख सकते हैं, आइए देखते हैं। कोई आप अपना गोल्ड रख सकते हैं गिरवी, सिल्वर रख सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी रख सकते हैं गिरवी। और अगर आपके पास कोई वैल्यूएबल, वेरी वैल्यूएबल एसेट है, जैसे कि आर्ट, वैल्यूएबल आर्ट, ये नहीं कि आप जो अपनी पेंटिंग बनाकर जो बैंक को पकड़ा दें ये बहुत वैल्यूएबल है। रिकॉग्नाइज्ड वैल्यूएबल आर्ट है, आप उसको भी बैंक के पास गिरवी रख सकते हैं। इस तरह से बहुत से एसेट्स हैं जो आप गिरवी रख सकते हैं। और कुछ नहीं तो आप अपनी गाड़ी गिरवी रख सकते हैं, कार, बाइक। इस तरह से आप काफी सारी चीजें जो है बैंक के पास कोलेटरल के तौर पे रख सकते हैं। बट इस कोलेटरल को रखने की जरूरत क्या है? आइए देखते हैं, अगर ये कोलेटरल नहीं होगा तो क्या होगा। तो होगा अनसिक्योर्ड लोन की सिचुएशन। ये दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं हम आपको बताएंगे।
देखते जाइएगा। अनसिक्योर्ड लोन में क्या होता है, नो कोलेटरल इज रिक्वायर्ड। तो फिर आप कहेंगे मैं अनसिक्योर्ड लोन ही ले लेता हूं। सिक्योर्ड लोन में क्यों लूं? बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स आर एबनॉर्मली हाई। अब ये तो हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इंटरेस्ट रेट हाई क्यों है, क्यों होंगे हाई। सोचिए भाई, आप जो है बिना कुछ भी गिरवी रखे हुए, बस पर्सनल गारंटी पे कि आप हो, आप पे भरोसा कर ले कोई बैंक, आपको लोन मिल रहा है 8 लाख का, 4 लाख का, 10 लाख का। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा अनसिक्योर्ड लोन बहुत ज्यादा नहीं होता। माइट भी कि आपको 2-4 लाख का मिल जाएगा, आपकी थोड़ी गुडविल अच्छी है तो फिर आपको हो सकता है कि 10-12 लाख का मिल जाए। जबकि सिक्योर्ड लोन में नो लिमिट फॉर लोन। 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, जो चाहिए जितना चाहिए, 10 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपए, जो भी लोन चाहिए सब मिल जाएगा आपको। आपको बस उसके जो है बदले में कुछ सामान गिरवी रखना है, कोई चीज कोलेटरल रखनी है। ठीक है। इसमें और भी कुछ ऐड्स कर देते हैं, बॉन्ड्स आप रख सकते हैं अपने गिरवी, यहां तक कि शेयर्स भी अपने गिरवी रख सकते हैं आप, म्यूचुअल फंड्स आप गिरवी रख सकते हैं अगर आप सिक्योर लोन ले रहे हैं तो। अब आइए, कितना इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस है ये भी तो देखा जाए। अगर आप लेने जा रहे हैं अनसिक्योर्ड लोन तो आपको मिलेगा 15 से 18% इंटरेस्ट रेट पर, और अगर आप लेने जा रहे हैं सिक्योर्ड लोन तो आपको मिलेगा 8 से 10% इंटरेस्ट रेट पर। सीधा सीधा मैं तो कहूंगा 1.5 गुने से भी ज्यादा का अंतर दिख रहा है मुझे, 1.5 गुने से 2 गुने के तक का डिफरेंस दिख रहा है इंटरेस्ट रेट में। सोचिए कि कितना ज्यादा अंतर हो गया है। अगर हम मान लें कि हमने जो है 10 लाख का लोन लिया, तो यहां पर तो हमको 10% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है 1 लाख रुपए साल का। एक बात ध्यान रखें कि जो इंटरेस्ट रेट मैं ये बता रहा हूं ये दोनों ही एनुअली हैं। तो आइए, यहां 1 लाख का देना पड़ रहा है और यहां 1,80,000 का। साल का सीधा सीधा मात्र 10 लाख के लोन पे ही 80,000 का नुकसान हो गया है। प्लस आपको जो है बैंक के साथ हमेशा डायरेक्ट रेगुलर कांटेक्ट बना के रखना होगा। बैंक आपको बार बार फोन मिलाता रहेगा, हाँ भाई आप हो तो सही ना, मेरा लोन दे तो दोगे ना वापस। रेगुलर कांटेक्ट विद बैंक। तो ये आप नोट कर लीजिए, सिक्योर्ड लोन और हो गया हमारा ये अनसिक्योर्ड लोन। अब और कुछ लोन देखते हैं। ये तो नॉर्मल लोन है, सभी लोग जो इन लोन्स के बेस पे ले ही रहे हैं। कोलेटरल हो तो सिक्योर्ड, जैसे इधर 10 लाख पे आपके पास 8 लाख के लायक कोलेटरल था तो सिक्योर्ड, बचा हुआ 2 लाख का जैसे हमने बताया था आपको क्या करना है भाई, अनसिक्योर्ड लोन ले लो। और क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, और तो ऑप्शन है ही नहीं। अब और देखते हैं और किस तरह के लोन होते हैं। डिमांड लोन की बात करते हैं। अब आइए, डिमांड लोन दोस्तों क्या है, बहुत ही अजीब लोन है। इसमें आप जो है बैंक से लोन ले तो रहे हैं, बट एक शर्त है, बैंक आपसे कभी भी पैसा मांग सकता है। अब सोचिए, आज आपने लोन लिया और कल ही बैंक ने आपसे वापस मांग लिया, अपनी डिमांड कर ली पैसे की। तो आप सोचोगे ऐसे लोन का फायदा क्या है, ये तो मैं पता नहीं कभी जो है बैंक मुझसे पैसा मांग ले, मेरे पास हो ना हो, फिर क्या करूंगा मैं। और डिमांड लोन में जब भी बैंक आपसे पैसा मांगेगा आपको देना तो पड़ेगा ही। बैंक कैन आस्क टू रीपे लोन एट एनी टाइम। तो फिर डिमांड लोन कोई आम आदमी क्यों लेगा? तो इसका जवाब सीधा सा है दोस्तों, नहीं लेगा। डिमांड लोन कौन लोग लेते हैं, आइए देखते हैं। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कौन लोग लेते हैं? बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्यों लेते हैं? क्योंकि इन्हें लगता है कि इनके पास शॉर्ट टर्म में एक्स्ट्रा मनी है। सॉरी, शॉर्ट टर्म में एक्स्ट्रा मनी की इन्हें रिक्वायरमेंट है। अगर एक्स्ट्रा मनी है तो डिमांड लोन दे देते हैं, और अगर रिक्वायरमेंट है तो ले लेते हैं। ये बात हमने आपको बहुत पहले भी पढ़ाई थी, मनी मार्केट में भी। आपको याद होगा, अगर आपको मनी मार्केट की आपने हमारी वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देखिए, उसमें हमने डिमांड लोन और बहुत सारी बातें और भी समझाई हुई हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स, कितना शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म की क्या डेफिनेशन है इधर?
शॉर्ट टर्म का मतलब है दोस्तों 7 से 14 दिन। मात्र 7 से 14 दिन के बीच में ही जनरली ये लोन्स चलते हैं। हाँ, ये कई बार हो सकता है कि लोअर देन 7 डेज भी हो सकते हैं और 14 डेज को भी घसीट के 14 टू 30 डेज किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि दोनों बैंक से बीच में क्या बातचीत हुई है या फिर जो उनकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थी कि आप जो है 30 दिन तक भी मेरा लोन जो है रख सकते हो, कोई बात नहीं, पर मैं डिमांड कभी भी कर सकता हूं। ध्यान रखना है, 7 से 14 दिन का लोन जरूर है, पर मैं अगले दिन भी डिमांड कर सकता हूं, एक हफ्ते बाद भी डिमांड कर सकता हूं, और अगर आपने 30 दिन का लोन लिया हुआ है तो मैं 28 दिन में भी डिमांड कर सकता हूं। जब मुझे जरूरत पड़ेगी तभी की तभी मैं हाथ की हाथ आपसे डिमांड करूंगा और आपको जो है उसी दिन मेरा लोन वापस मुझे करना होगा। इसे कहा जाता है डिमांड लोन, जो जनरली बैंक्स और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के बीच में होता है। कुछ और देखते हैं और क्या क्या डिमांड होते हैं हमारे पास, और क्या क्या लोन्स होते हैं। सब्सिडाइज्ड लोन्स, नाम को देखिए, सब्सिडाइज्ड लोन्स, नाम में ही बहुत कुछ छिपा होता है। सब्सिडी, किस बात की सब्सिडी मिल रही है? बैंक कहता है कि जो स्पेशल इंडस्ट्रीज हैं मेरे पास, जैसे कि एग्रीकल्चर, हैवी मैन्युफैक्चरिंग, या फिर सिर्फ इंडस्ट्री की क्यों बात करूं मैं, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए कैसा लोन? एजुकेशनल लोन। एजुकेशनल लोन तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई जब किसी को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लोन लेना पड़े जो कि वो वादा करेगा। ध्यान रखेंगे कि इधर जो है हम आपका जो लोन है वो अनसिक्योर्ड है, एक तरह का कोलेटरल फ्री लोन है, आपको कुछ भी कोलेटरल नहीं देना, बट आपको इंटरेस्ट रेट 9-10% ही लगेगा। माइट भी आप कह सकते हैं कि जो सिक्योर लोन थे उससे 1-2% ऊपर, बट ऑलमोस्ट एट पार विद सिक्योर लोन्स। अगर उधर 8 से 10 कह रहे थे तो इधर हम 9 से 11 कह देंगे। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन लोन की जो है कंसेशनल रेट से, सब्सिडाइज रेट से मिलता है। हमने कहा ना कि भाई इनको जो लोन कितना कम मिलता है, वो भी बिना उसके कोलेटरल के। क्यों मिलता है? क्योंकि इन्हें सब्सिडाइज रेट्स पर मिल रहा है। अब ये सब्सिडी कहाँ से आई है? देखिए, एग्रीकल्चर की बात करें या हैवी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो इधर तो सब जो बचा हुआ मान लेते हैं कि इन सेक्टर्स को 15% पे इंटरेस्ट रेट मिला है। तो फिर गवर्नमेंट बैंक से कहेगी कि आप ऐसा कीजिए कि इनसे तो मात्र जो है 4% इंटरेस्ट रेट लीजिए, बाकी 11% इंटरेस्ट रेट हम दे देंगे। कितना? 15 में से 4% तो देंगे एग्रीकल्चरलिस्ट या फिर हमारे जो है मैन्युफैक्चरर्स, इंडस्ट्री, और 11% हम दे तो देते, बट हम गवर्नमेंट है, इतना आसानी से हम कुछ देंगे नहीं, तो 8% हम दे देंगे। अब आप इनको लोन दे दीजिए, ठीक है? तो थोड़ा जो बैंक भी नुकसान झेल लेते हैं कि आखिर गवर्नमेंट के साथ तो हमें बनाकर रखना ही पड़ेगा, आरबीआई नाराज हो गया तो हमें ही बंद कर देगा, तो ये थोड़ा सा टसल रहता है इधर। बैंक्स बहुत खुश नहीं रहते कभी भी सब्सिडाइज लोन्स को लेकर, क्योंकि इन्हें मालूम है कि पहली बात तो इतना बड़ा एनपीए होने वाला है, और दूसरी बात तो ये है कि जो है इंटरेस्ट रेट भी हमें अपने अनसिक्योर्ड लोन्स के बराबर मिल नहीं रहा है। चाहे गवर्नमेंट जो है हमें सब्सिडी दे रही है, बट उसके बाद भी हमारा तो जो है उतना नहीं मिल पा रहा ना अनसिक्योर्ड लोन। वहां हम जो 15 से 18 दे रहे हैं, यहाँ जो हमें 12 मिल रहा है, माइट भी 13-14 मिल जाए बस। डेफिनेटली 4-5% का उधर से इधर अंतर आ रहा है। एजुकेशनल लोन में बैंक्स खुश रहते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि स्टूडेंट कहीं नहीं भाग सकते, जहां भी जॉब करेंगे उनके उनके पीछे पीछे आ जाएंगे और लोन तो हम वसूल ही लेंगे। अब ये लोग इसमें भी देखते हैं कि आप कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं, डिपेंड करता है बहुत सारी बातों पे ये भी। कॉलेज, फिर अगर आपकी जॉब अगर अच्छी आपको मिलने की उम्मीद हो रही है, प्लेसमेंट, इस तरह की कुछ-कुछ बातों पे जो है बैंक्स देखते हैं, उस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हाँ, आपको जो है लोन दे दिया जाए। आप पे हम थोड़ा तो भरोसा कर सकते हैं कि भागोगे नहीं, अच्छी खासी जॉब आपको मिल जाएगी, लोन तो हमारा वापस आपको करना ही पड़ेगा। अगेन कंसेशनल रेट्स पर ही होता है, जैसे हमने इधर आपसे कहा कि 9 से 11% पे मिलता है। इधर बैंक्स ज़्यादा खुश इसलिए हैं, एक तो सिक्योर्ड लोन से इंटरेस्ट ज़्यादा मिल गया और सिक्योरिटी ऑलमोस्ट सिक्योर्ड लोन जैसी है, क्योंकि रेयरली ही कोई एजुकेशनल लोन जो है फेल होता है, बहुत रेयरली। बाहर के देशों में हो जाते हैं फॉरेनर से, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा करोड़ों रुपए तक के भी लोन्स लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है। अगर आप देखें तो मेडिकल में बहुत ज़्यादा है, कई लाखों की फीस है,
पर फिर उनकी सैलरी उस हिसाब से रेशियो में है कि वो जो है लोन चुका सकते हैं। अगर एमबीए की जो ज़्यादा है, कुछ लाख है फीस, तो अगेन उनकी सैलरी उस रेशियो में है। अगर आप एक ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो बीटेक कर रहे हैं, और जहाँ पे लोन उतने ज़्यादा नहीं होता, 2-3 लाख 5 लाख तक का होता है, तो अगेन आपकी जो सैलरी उस हिसाब से होती है कि आप इजीली अपना लोन पे कर पाएँ। तो बैंक्स ये सब चीज़ें देखते हैं और उस हिसाब से स्टूडेंट्स लोन को इसलिए प्रेफर करते हैं। चलिए ये तो हो गया भाई हमारे देश की बात। हमारे देश में अगर एक आम नागरिक लोन लेना चाहे तो वो जो है सिक्योर्ड लोन भी ले सकता है, अनसिक्योर्ड लोन भी ले सकता है और सब्सिडाइज्ड लोन भी अगर एलिजिबल है तो ले सकता है। और अगर आप इंस्टीट्यूशन है इंडिया में या कोई बैंक है तो फिर आप बिल्कुल डिमांड लोन भी ले सकते हैं। अब क्या हो अगर कि कंट्री टू कंट्री बात की जाए तो अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, अगले इससे पहले कि अगले हम हेडिंग पे जाएं, इधर जो है कई बार इंटरेस्ट फ्री रेट भी मिल जाते हैं। ये भी हम लिख देते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन्स। इसका मतलब ये नहीं कि बैंक आपसे इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, बैंक आपसे इंटरेस्ट तो ले रहा है, बट सारा जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट पे कर रही है। अब आइए पांचवें और लास्ट लोन अपना देखते हैं, कंसेशनल लोन क्या होते हैं ये। जैसा हमने कहा कि भाई एक जो देश है, कोई अगर आप गरीब देश देखें जैसे कि पाकिस्तान हो गया या फिर जो है वेनेजुएला हो गया, इन सब की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। सोमालिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, काफ़ी गरीब देश हैं और इनके जो है लोन्स की ज़रूरत इनको पड़ती है क्योंकि इनके पास उतने नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है तो फिर वेस्टेज करते हैं, जैसे पाकिस्तान वेस्टेज करता है। कंसेशनल लोन्स अब ये क्या होते हैं, ये कहा जाता है कि भाई हर देश का ना अपना एक इंटरेस्ट रेट होता है। जैसे कि अगर आरबीआई बाहर इंटरनेशनल मार्केट में लोन लेने जाएगा ना, तो उसको कितना मिलेगा लोन, कितने इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलेगा, 6 से 7% पर लोन मिल जाएगा। और यहीं अगर पाकिस्तान जैसा देश पहुंच जाए लोन लेने, तो उसको जो है आप कितना मान के चलिए, 12 से 14, 11 से 14% इंटरेस्ट रेट मिनिमम लगेगा ही लगेगा उसको, अगर लोन मिल जाए तो। ठीक है। अब इसी तरह अगर मान लीजिए यूएसए ही चला गया लोन लेने, तो उसको जो है 0 से 2%। अब मान लीजिए कोई यूरोपियन कंट्री चली गई, अच्छी खासी जर्मनी टाइप्स की यूरोपियन कंट्री चली गई लोन लेने के लिए, तो -1 से 1% तक। बताइए, यूरोप जो लोन भी ले रहा है और जो है साथ में ब्याज ले रहा है देने की बजाय। ऐसा भी कहीं सुना है आपने? तो इस तरह के आप थोड़ा थोड़ा नोट कर लीजिए कि कंसेशनल लोन्स, तो अभी हम बात करेंगे, उससे पहले इंटरेस्ट रेट इतना इतना पड़ता है। इसी तरह अगर वेनेजुएला लोन लेने चले जाए तो 18%, अंदाज़ा हम बता रहे हैं आपको, 14 से 18% यहाँ पड़ जाएगा लोन इसको। ठीक है। अब आइए कंसेशनल रेट की बात करें। इंडिया तो भैया आप देखिए, आरबीआई जो है हमारा इतना जो है सक्षम है और इंडिया इतना डेवलप है कि इसको इस तरह के कंसेशन लोन्स की जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, तो इंडिया को हटा दीजिए, चलिए हटा देते हैं। अब यूएसए क्या है? यूएसए को भी इतना, भाई सभी जानते हैं डेवलप कंट्री है, ये तो क्या करेगा कंसेशनल लोन का। ये भी हटा दिया हमने, ये भी हटा दिया हमने। और देखते हैं यूरोप का। यूरोप को बड़ा कंसेशनल लोन की जरूरत पड़ती है, कैसे आइए देखते हैं। जैसे कि इटली हो गया, ग्रीस हो गया, ये लोग भारी इंपोर्ट करते हैं यूरोपियन कंट्रीज से ही, जैसे जर्मनी से। तो क्या होता है कि बाकी जो यूरोपियन यूनियन है ना, वो देखता है कि अगर ये दोनों देश डूब गए ना, तो हम खत्म हो जाएंगे, हम पे बहुत भारी इंपैक्ट होगा, तो इनको सस्ते में ही लोन दे दो। आप देख रहे हैं ना कितना सस्ता चल रहा है, -1 से 1% और गिरा दो। इनको जो है लोन भी ले लो, इंटरेस्ट भी हमसे ले लो, बस तुम सर्वाइव कर जाओ। तो ऐसे कंट्रीज को जो है लोन दिया जाता है ताकि यहाँ पे तो बाकी कंट्रीज एक्सपोर्ट करते रहे, अपना माल जो है इन लोगों को बेचती रहे। अब बात करते हैं वेनेजुएला की, बहुत ही गरीब कंट्री है, इसकी करेंसी तक फेल हो चुकी है, इसे भी कंसेशनल लोन चाहिए। तो जहां 14 से 18 मिलना चाहिए, वहां मिल जाएगा 6 से 7% पे ही लोन। अब पाकिस्तान की बात करते हैं, 11 से 14, वैसे लगाना तो इसमें जो है और 10% एक्स्ट्रा लगा दिया जाना चाहिए, 20 से 25% तो कम से कम लेना चाहिए ऐसी कंट्री से। बट कोई बात नहीं, अमेरिका का भी तो अपना इंटरेस्ट छिपा होता है, तो वो जो है इससे ले लेता है 5 से 7% पे। तो आपको क्या लगा कि ये जो 11 से 14 दे देगा? नहीं दे सकता। अमेरिका, यूरोप जैसी या आईएमएफ जैसी जो है बड़ी बड़ी संस्थाएं और कंट्रीज हैं जो इसको सस्ते में लोन दे रही हैं और वही पैसा ये आतंकवाद में लगाता जा रहा है। हालांकि अब ऐसे कंट्रीज के लिए जो है एफएटीएफ जैसे कानून बनाए गए हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हैं जो रोक लगाते हैं कि ज़्यादा लोन मत दो, सब बर्बादी होना है। ठीक है, तो पाकिस्तान को तो चलिए छोड़ ही दीजिए, इंडिया की भी जरा सी बात कर लेते हैं। आज तो इंडिया के पास 6 से 7% है, बट एक बात आप बताइए जनरली कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था, क्या इंडिया तब इतना
पूरी दुनिया इंडिया जैसे नए देश में भरोसा कर सकती थी कि इसको इंटरेस्ट फ्री लोन दे दे, ऑलमोस्ट इंटरेस्ट फ्री, जैसे आज यूएसए यूरोप को मिलता है? नहीं कर सकती थी, बट फिर भी यूएसए हमको कंसेशनल लोन्स देता था, 0 से 0.25% इंटरेस्ट रेट पे तकरीबन हमको लोन मिला करता था यूएसए से। उसके बदले यूएसए हमसे बहुत सारी बातें मनवाता था। हम जो है यूएसए के अगेंस्ट नहीं जा सकते थे बिल्कुल भी, कुछ भी हम कोशिश करते थे यूएसए हम पे अड़ंगा डाल देता था हर काम में, जानबूझकर सब प्लानिंग थी इंडिया को दबाए रखने के लिए, बट फिर भी यूएसए जो है हमको कंसेशनल लोन देता था, जिससे हमारी काफी मदद हुई मिलिट्री बेस डेवलप करने में, अपने मिलिट्री डेवलप करने में, प्लस सबसे मेन बात तो अपने नागरिकों को खाना खिलाने में, क्योंकि उस टाइम तो हमारे पास अपना खाना भी नहीं था खिलाने के लिए लोगों को। ठीक है, तो ये हो गया हमारी सारी लोन्स की बात। अब हम आ जाते हैं मॉर्गेज पे ही। मुझे उम्मीद है कि लोन्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि 5 तरह के लोन्स किस तरह से जो मिलते हैं। सबके अलग अलग रूल्स हैं, सबके लिए अलग अलग नियम और जरूरतें हैं। अब मॉर्गेज की बात करें एक एक करके, तो मॉर्गेज में सबसे पहले तो हम उठा लेते हैं सिंपल मॉर्गेज। नाम ही काफी है, जैसे हम हमेशा कहते हैं सिंपल मॉर्गेज में बहुत सीधी सी बात है, आप जो कहेंगे कि बैंक से लोन टू, इन नामों को ध्यान रखिएगा जो मैं लिख रहा हूं, मॉर्गेजर। एक होता है मॉर्गेजी, एक होता है मॉर्गेजर, यानी कि जो लोन ले रहा है बंदा उसे हम मॉर्गेजर कहेंगे। फॉर प्रॉपर्टी एज कोलेट्रल, या फिर इस तरह से कर लेते हैं, फॉर प्रॉपर्टी एज वेल एज ऑन प्रॉपर्टी एज कोलेट्रल। अब ये क्या मतलब हुआ इसका? भाई जो लोन है मॉर्गेजर को मिल तो रहा है, बट वो लोन मिल रहा है कि आपने एक जमीन या एक घर खरीदा है, उसको खरीद, उस खरीद को हेल्प करने के लिए बैंक लोन दे रहा है। उस लोन का आप कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आपको आपके घर के लिए जरूरत थी लोन, इसलिए बैंक ने आपको दे दिया। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा फॉर प्रॉपर्टी, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, और उसी प्रॉपर्टी को ही बैंक ने अपना कोलेट्रल बना लिया। अगर आप लोन नहीं चुका पाए तो आपने जो है बैंक से वादा कर दिया है कि आप मेरी प्रॉपर्टी को सीज कर लीजिए और जितना भी लोन मैंने आपसे लिया है वो प्रॉपर्टी बेचकर चुका दीजिए। एक और बात ध्यान रखिएगा, लोन अमाउंट, दो बातें हो सकती हैं। इफ मॉर्गेज सेल प्रोसीड्स, यानी कि मॉर्गेज जब बेची जा रही है, एक्सीड्स लोन अमाउंट, और दूसरी बात हो सकती है सेल प्रोसीड्स, मान लीजिए आप डिफॉल्ट कर गए, सारी कहानी डिफॉल्ट करने के बाद है, अगर आपने डिफॉल्ट नहीं किया तो चक्कर ही कुछ नहीं है, पैसा वापस मिल गया बैंक को, बैंक खुश आप भी खुश। अगर डिफॉल्ट कर गए तो सेल प्रोसीड्स फॉर लोन, सॉरी, सेल प्रोसीड्स अगेंस्ट लोन आर फॉर लेस देन मॉर्गेज, फॉर लेस देन लोन। मान लेते हैं आपने जो है एक लोन लिया था जो कि 10 लाख का लिया था उस टाइम पे, अब मॉर्गेज जब बिकने की बारी आई तो वो बिक गई 15 लाख में। अब क्या होगा, 15 लाख में जब बिकी तो आपका जो लोन प्लस इंटरेस्ट वगैरह मान लेते हैं 11 लाख पड़ता है, एंड इंटरेस्ट कितना, 11 लाख। तो अब जो बैलेंस अमाउंट है बैंक आपको वो वापस कर देगा, बैलेंस विल बी रिटर्न्ड। ये तो हो गई एक अच्छी बात, अगर प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए हैं या जिस भी रीजन से ज्यादा सेल हो गई हो। इधर भी आ जाते हैं, अब क्या हो अगर तो जो है आपने इधर भी 15 लाख का लोन लिया, तो 15 लाख की से, सॉरी, इधर आपने 11 लाख का लोन लिया था इधर भी, बट सेल मात्र 9 लाख की हुई, तो बैलेंस 2 लाख का क्या होगा?
आपका लोन चुक नहीं जाता सिर्फ मॉर्गेज चुका देने से ही, मॉर्गेज बिक जाने से ही। आपको जो बैलेंस 2 लाख है वो भी चुकाना ही पड़ेगा उसके बाद भी, चाहे आपकी जो है प्रॉपर्टी नीलाम हो, मॉर्गेज नीलाम हो या कुछ भी नीलाम हो। 2 लाख रुपए अगर आपका बैलेंस है तो ये भी आपको चुकाना ही पड़ेगा जब तक कि आप खुद को दिवालिया ही घोषित ना कर दें। तो समझिए कि यानी कि जो है लोन अमाउंट जो है मॉर्गेज अमाउंट के साथ साथ तो चल रहा है, पर दोनों एक ही नहीं है। मॉर्गेज अमाउंट जो है आपका, मॉर्गेज की जो टोटल वैल्यू है वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, उसकी सेल प्रोसीड ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, बट लोन जो आपको चुकाना है वो तो चुकाना ही पड़ेगा और उससे ज्यादा 1 रुपया भी बैंक आपसे मांग नहीं सकता है। तो ये हो गया हमारा सिंपल मॉर्गेज और ये पूरा हमारा मॉर्गेज का कंसेप्ट था। अब एक एक करके और भी मॉर्गेज देख लेते हैं, कितने तरह की हमारी मॉर्गेज होती हैं। अब एक मॉर्गेज होती है इंग्लिश मॉर्गेज। अब ये इंग्लिश मॉर्गेज क्या है इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया कि भाई हमें तो जो है आप पे भरोसा ही नहीं है, आपने जो है कागज छिपा लिए, आपने जो है कल को मना कर दिया कि कुछ गड़बड़ कर दी कि मैं ये प्रॉपर्टी तो मेरे नाम आप कर ही नहीं रहे हैं, तो क्या होगा? इंग्लिश मॉर्गेज। अब इसमें क्या किया जाएगा कि बैंक आपसे कहेगा मॉर्गेजर विल कॉन्ट्रैक्ट विल साइन द कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, बेच ही दी प्रॉपर्टी सीधा ही, द प्रॉपर्टी टू मॉर्गेजी। जो हमारा बैंक है उसे मॉर्गेजी कहा जाता है। ऑन अ कंडीशन टू रिवर्स द सेल प्रोसीड्स आफ्टर लोन हैज बीन पेड। बहुत सिंपल सी बात है कि भाई स्टार्टिंग में जो है आपने बैंक के नाम कर दिया, अपना जो कागजात थे जमीन के आप ही की होगी, जमीन रख लो, बट उसमें एक शर्त लगा दी कि जैसे ही मैं सारा पैसा चुका दूं सारे के सारे कागज आप मेरे नाम करोगे वापस, आफ्टर लोन हैज बीन पेड, सिर्फ तभी जब मैं अपना पूरा लोन चुका पाऊं। तो ये हो गई इंग्लिश मॉर्गेज। जैसे अंग्रेज होते हैं ना, उन पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए जो कर सकते हैं, इसलिए इसका जो नाम रख दिया हमने इंग्लिश मॉर्गेज। की सामने मान लो अंग्रेज हैं, वो तो आपको लूटने ही आए हैं, तो इससे अच्छा ये है कि पहले तो अपने नाम पे जो प्रॉपर्टी करा लो, उसके बाद सोचो क्या करना है। ये कल को भाग गया तो कोई बात नहीं, हमारे पास तो प्रॉपर्टी हो ही गई। और देखते हैं, चलिए एक आध और देखते हैं, इक्विटेबल मॉर्गेज। इसका भी नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, इक्विटेबल मॉर्गेज क्यों कहा गया है? बराबरी हो जाती है इसमें। अब बराबरी कैसे हो जाती है इसमें? भाई बराबरी के ऐसे हो जाती है कि आपके पास तो है पैसा बैंक का, बैंक के पास आपका क्या है? आप तो जो है इसमें इस मॉर्गेज में बैंक के नाम भी नहीं कर रहे अपने प्रॉपर्टी। तो बैंक कहता है कि आप मुझे अपने सेल प्रोसीड्स और अपने एग्रीमेंट्स, प्रॉपर्टी के जो जितने भी कागजात हैं वो मेरे पास रख दो। ऑल दी सेल प्रोसीड्स एग्रीमेंट्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी आर केप्ट विद बैंक और एनबीएफसी जिसके साथ भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, अंटिल दी लोन इज पेड। फिर से वही बात, जब तक लोन नहीं पे किया तभी तक है, उसके बाद तो पैसा वापस करना ही पड़ेगा। उसके बाद तो जब आपने पैसा वापस कर दिया तो ये जो प्रॉपर्टी है वो वापस होगी होगी। जो भी आपने कागजात रखे थे एक एक कागजात जो है ढंग से वापस करना ही पड़ेगा। तो ये बात हो गई कि इक्विटेबल मॉर्गेज। क्यों इक्विटेबल कह रहे हैं हम? इसमें क्या बराबरी हो गई? आपके पास पैसा, बैंक के पास कागजात, आप पैसे नहीं दोगे, बैंक आपको कागज नहीं देगा। तो ये इक्विटी हो गई ना, बराबरी हो गई एक तरह से। ठीक है, और देखते हैं इसमें और क्या क्या होता है। रजिस्टर्ड मॉर्गेज। अब आज के टाइम पे जो है किसी पे भी भरोसा किया ही नहीं जा सकता है, तो क्या करें? तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आप मत करो किसी पे भरोसा।
हम पे ही भरोसा कर लो, आप दोनों ही इधर आओ और जो मॉर्गेज पे साइन करो इधर हमारे पास, गवर्नमेंट के पास, यानी कि कोर्ट के पास एक तरह से। और रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार जो है वो आपके दोनों के साइन लेगा और कह देगा आज से ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और दोनों में से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकता है। मॉर्गेज इज साइंड अंडर सुपरविजन ऑफ सब रजिस्ट्रार। गवर्नमेंट पहली बार इस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हो रही है, अभी तक गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था, सिंपली दो लोगों के बीच में काम हो रहा था, जो भी जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था दो ही लोगों के बीच में हो रहा था। बट रजिस्टर्ड मॉर्गेज का नाम लेते ही गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई है, कोर्ट इन्वॉल्व हो गई है, और इधर अब आप दोनों ही नहीं भाग सकते, नहीं तो आपके ऊपर जो है लीगली केस तो किया जा सकता है, साथ में जो इजीली प्रूव हो जाएगा कि आप गलत हो, आपने जो लोन लिया था या फिर आपने जो प्रॉपर्टी रखी हुई है आप वापस करो, लोन मिल गया है आपको वापस, या जो भी कंडीशंस हैं। ठीक है, और देखते हैं अब इसके अंदर। अब एक कंडीशन आती है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, इसको भी देख लेते हैं। मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, अब इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, सिंपल मॉर्गेज वाली सारी कंडीशन सारी बातें हैं, बस कुछ एक्स्ट्रा हो गया है। क्या एक्स्ट्रा हो गया है कि along with mortgage agreement few more conditions can be added, along with agreement few more conditions can be added। वो मोर कंडीशंस क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। भाई क्या कंडीशंस हैं ये, आइए देखते हैं। हो सकता है कि मॉर्गेजर कह दे कि मैं अगर आपका टाइम पे ना भी चुका पाऊँ, मुझे महीना 2 महीना या 6 महीना लेट हो जाए, तो आप मेरी प्रॉपर्टी बेच दोगे? इतनी तो सारी मैंने मेहनत कर ली अब लोन चुकाने के लिए, इस दिन के लिए ली थी कि इस दिन के लिए इतनी मेहनत कर रहा था कि आप मेरी प्रॉपर्टी बेच दो। नहीं, मुझे जो है एग्रीमेंट में लिखवाना है कि आई नीड एटलीस्ट 6 मंथ्स मोर टाइम, 6 मंथ्स का मोरेटोरियम तो मुझको चाहिए ही चाहिए। मतलब कि अगर मैं नहीं भी बेच पाया, नहीं भी लोन चुका पाया, तो 6 महीने मुझे और दिया जाए मौका। अब मैं आपको इंटरेस्ट दे दूंगा, जो आपको पेनल्टी लगानी है लगा लेना, बट थोड़ा टाइम दे दो मेरे को जो है पैसा चुकाने के लिए। इस तरह की शर्तें जो है जनरली यही शर्तें लगती हैं कि आप जो थोड़ा और टाइम दे दो। जनरली मोर टाइम इज आस्क्ड, जनरली टाइम एक्सटेंशंस आर आस्क्ड। तो ये हो गया हमारा जो है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। अब ये सारी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम दो और मॉर्गेज देखते हैं बस। एक तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम है, यूजुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज। बहुत अलग ही मॉर्गेज है। इसमें क्या होता है कि मॉर्गेजर कहेगा कि चलो ऐसा है, मेरे पास तो जो है अच्छे खासे, मॉर्गेज ही कहेगा मेरे पास अच्छे खासे मैंने गुंडे रख रखे हैं, बस एक काम करो पोजेशन दे दो मेरे को, एग्रीमेंट तो कोई बात नहीं मैं संभाल लूंगा सब। तो इधर क्या होता है, एक्चुअली मैं ऐसा नहीं कहता मैंने गुंडे रखे हुए हैं, बट इसमें क्या है कि जिसके पास पोजेशन उसी की प्रॉपर्टी हो गई। कल को आपने कहा कि जो है मैं पैसे नहीं चुका पा रहा हूं, तो कहेगा कोई बात नहीं, पोजेशन तो मेरे पास ही है, मैं जो अपनी आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल करता रहूंगा, उस पर चाहे मैं किराया लूँ या कुछ भी करूँ, आपको जब मन करे लोन इंटरेस्ट समेत आ जाना चुकाने। और ऐसा करना, पैसे अपने जो है डॉक्यूमेंट्स भी ले आओ, नहीं तो जो है अपने प्रॉपर्टी के, नहीं तो मैं केस तो कर ही रहा हूँ, अब इतने जो मैं आपके प्रॉपर्टी का फायदा उठाता रहूंगा। जैसा नाम है वैसे ही अजीब ये कॉन्ट्रैक्ट है, यूजुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज। पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी is provided to mortgagee until the loan is paid। पर एक बार जैसे ही लोन पे हो गया तो उसके बाद जो है बैंक या एनबीएफसी जो भी था उसको ये जो मॉर्गेज थी ये वापस करनी पड़ेगी, इसका पोजीशन जो है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया होगा। अगर उसने इस दौरान किसी और को यहाँ पर रखा हुआ था किसी भी काम के लिए, तो वो आदमी जो है या वो काम हटाना पड़ेगा वहां से।
और जब तक लोन नहीं पे होता जब तक वो उसका इस्तेमाल कर सकता है बैंक, प्लस उसमें इंटरेस्ट वगैरह भी खा, उसमें जो रेंट वगैरह का भी फायदा उठा सकता है, क्योंकि भाई पोजीशन तो बैंक के पास है इतने, तो जो मन करेगा बैंक वो करेगा, हो सकता है अपना बैंक या अपनी एटीएम ही चला ले इतनी देर यहाँ पर 4-5 साल जितने भी साल लगे। ठीक है, तो ये हो गया अनफ्रैक्चुअरी मॉर्गेज। अब लास्ट एक और मॉर्गेज देख लेते हैं, बैलून मॉर्गेज। ये बहुत ही खतरनाक मॉर्गेज है, और बैंक भी मानते हैं कि अगर आपने ये मॉर्गेज ली हुई है तो पक्का आप जो पैसे तो देने नहीं वाले हैं, मॉर्गेज जो बैंक की होने ही वाली है। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? बिकॉज वेरी स्मॉल अमाउंट इज वेरी स्मॉल मंथली इंस्टॉलमेंट्स आर पेड, वेरी स्मॉल मंथली इंस्टॉलमेंट्स आर पेड। अब आप कहेंगे अगर ऐसा है कि भाई हर महीने थोड़ा थोड़ा सा पैसा देना है, तो फिर सारा पैसा कैसे चुकेगा? या तो आप कह दो कि 30-40 साल में जाके पैसा चुकेगा, नहीं उतना टाइम तो किसी के पास नहीं होता। तो ये पैसा जो है चुकेगा कैसे, ये पैसा जो है पे कैसे होगा? इसका जवाब नेक्स्ट लाइन में छिपा है। अ लार्ज अमाउंट इज पेड एट द एंड ऑफ लोन पीरियड। यानी कि आप जो है पूरे टाइम किसी से थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट लेते रहे हैं कि, और आपको पता है कि लास्ट में जो है मुझे बहुत बड़ा अमाउंट इससे लेना है। अब ऐसा कब होता है? जबकि किसी व्यक्ति की गुडविल बहुत ही ज्यादा सोसाइटी में हाई हो। जैसे हमने आपसे कहा कि लोन जो है, ऐसा लोन आसानी से किसी को मिलता नहीं है, तो उसी व्यक्ति को मिलता है जिसकी सोसाइटी में गुडविल बहुत हाई हो, हाई गुडविल इन सोसाइटी। अब ये जो बैलून मॉर्गेज है ना, ये इतना खतरनाक है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 2008 के क्राइसिस में हम फिर पहुंच जाते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि उसमें इसका भी बड़ा हाथ था। बार बार हम आपको याद दिलाते हैं कि प्रॉपर्टी थी जिसमें जो है मात्र 3% के पैसा दिया था स्टार्टिंग में, सारा की सारा लोन पे ले लिया था। उसमें एक हमने आपको फैक्टर बताया था कि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट था, शुरू में तो बहुत कम था, बाद में बढ़ता जा रहा था इंटरेस्ट रेट, ये एक फैक्टर। उसके बाद एक और क्लॉज छिपा हुआ था कि हम आपसे स्टार्टिंग में तो वेरी स्मॉल मंथली पे इंस्टॉलमेंट्स ले रहे हैं। लोगों को ये बातें कह के फंसा दिया गया, और उनके फाइन प्रिंट में लिखा था कि एंड में आपको जो है एक लार्ज सम जो हमें पे करना है वो आपको जो है देना पड़ेगा। और बहुत लोग जब इस लार्ज सम को पे नहीं कर पाए, फाइन प्रिंट का मतलब ये नहीं होता कि उन्हें बताया नहीं गया, फाइन प्रिंट का मतलब कि इसको ऐसे जताया गया कि कुछ है ही नहीं, ये तो बहुत छोटी सी बात है। बट ये लास्ट में लोगों को बहुत भारी पड़ी, और उनके जो हाउसेज हैं उन्हें जो है जो मॉर्गेज पर रखे हुए थे वो हाउसेज उनको छोड़ने पड़े। ये एक बहुत बड़ा कारण था 2008 के बबल का। बैलून मॉर्गेज, नाम भी बैलून ही रखा हुआ है कि बबल टाइप का बन जाता है, ये एकदम फूल जाता है, अंदर कुछ नहीं है, बस हवा ही हवा है इस पूरे मॉर्गेज के सिस्टम में। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको हमारी आज की लोन एंड मॉर्गेज की क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ के सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।